Good morning, students. Myself Manoj Chotia from रघुनाथ स्कूल रतनगढ़। आज का अपना टॉपिक दूसरे अध्याय का तीसरा टॉपिक कवक। विटेकर R.H. विटेकर ने अपन पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण में अपन पढ़ रहे थे R.H. विटेकर का वर्गीकरण। R.H. विटेकर ने पंच जगत संकल्पना दी थी, अर्थात समस्त जीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अपन मोनेरा पढ़ चुके, प्लांटी पढ़ चुके, आज बारी है कवक की। ठीक है, कवक किसे कहते हैं? तो नए नए आप जीव विज्ञान की कक्षा में आए हो, 11वीं क्लास में आपने जीव विज्ञान ली है। अगर कवक के बारे में नहीं जानते हो तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि कवक किसे कहते हैं। ठीक है, अभी बरसात का सीजन चल रहा है। बरसात के दिनों में आपने अगर रेत के टीले पर एक सफेद सफेद, जिसे हम बचपन से सांप की छतरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और कुछ अगर आप लोगों ने देखे होंगे मशरूम भी उगे हुए रहते हैं। ठीक है, वो क्या है? कवक है। ठीक है, वो क्या है? कवक है। या हमारे घरों में जो अचार वगैरह होता है, रोटी वगैरह होती है, उसके ऊपर फफूंदी आ जाती है, वो फफूंदी क्या है? कवक है। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो समझने के लिए हो गया परिभाषा क्या है कवक की। ठीक है ना, परिभाषा क्या है कवक की, ये तो समझने के लिए हमने समझ लिया कि वो कवक है, ये कवक है। ठीक है, परिभाषा क्या है? तो देखिए, कवक किसे कहते हैं? फंजाई। ठीक है, 2 प्रकार की कोशिका की अपन ने बात की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले कोशिका कैसी है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर कोशिका के चारों ओर एक अतिरिक्त भित्ति और पाई जाती है तो इसको अपन कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और अगर कोशिका भित्ति है, इसका मतलब वो क्या हो गया? पादप हो गया। ठीक है, अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो वो हो गया जंतु। ठीक है, तो कवक पहली बात तो क्या हो गए? यूकैरियोटिक। दूसरे क्या हो गए? पादप। अब पादपों में क्या होता है? सामान्यतः जो हमारी अवधारणा है, ठीक है, पादपों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो कवक इस प्रकार के पादप है जिसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं होता। समझ में आ गई बात? क्लोरोफिल का क्या है? अभाव है। तो अब हम इसकी परिभाषा कैसे दे देंगे? ऐसे पादप क्योंकि कोशिका भित्ति है, ठीक है, ऐसे पादप जिनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, क्या कहलाते हैं? कवक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात अपन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कवकों के कैरेक्टर्स क्या है? कवक किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहली बात क्या होगी? कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति पाई जाती है तो किसकी बनी होती है? एक पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। यहां कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, उत्तर मान लीजिए छोटा प्रश्न आ जाए कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, अब दूसरी बात हमने बात कर ली कि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक नहीं पाया जाता, इसका मतलब ये अपना भोजन नहीं बनाता। तो दूसरा लक्षण क्या हो गया? परपोषी प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थात अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। परजीवी प्रकार के भी होते हैं। अब नया शब्द आ गया अपने पास, परजीवी। तो परजीवी किसे कहते हैं? और हम कह सकते हैं परपोषी। और परजीवी में क्या अंतर है? ठीक है, परजीवी, पर का मतलब दूसरा, जीवी का मतलब जीवन यापन। ठीक है, पर दूसरा, पोषी का मतलब पोषण, भोजन। ठीक है, तो परपोषी क्या हुआ? जो केवल भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, तो भोजन के लिए रहता है, तो मतलब और क्या चाहिए? तो आप लोगों को पता है, पिक्चरें भी आप लोग खूब देखते हो, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इंसान है तो कपड़ा और जुड़ गया, नहीं तो 2 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। वैसे इंसान को भी हम क्या कहते हैं? द मैन इज ए सोशल एनिमल। और चूंकि ये हमें जो मिला है मस्तिष्क, ये
अन्य सभी प्राणियों से सबसे ज्यादा विकसित प्रकार का, इसलिए हमने ये कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वरना दो आवश्यकता सभी को है, किसकी? रोटी और आवास। तो परजीवी जो दूसरे जीवों पर आवास और भोजन दोनों के लिए निर्भर रहते हैं, वो तो क्या है? परजीवी। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जूं। ठीक है, जूं हमारे बालों के अंदर रहती है, तो यानी उसका घर क्या है? हमारे बाल है। उसका आवास क्या है? हमारे बाल है। और वहीं से वो खून चूस के पोषण भी प्राप्त करती है, तो वो क्या होगी? परजीवी। परपोषी जो केवल भोजन की आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, आवास की आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। तो कवक जो है परजीवी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। और तीसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी भी होते हैं, अर्थात जो जंतु मर जाते हैं, जो पादप मर जाते हैं, उनसे भी ये अवशोषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये अपना एक लक्षण और हो गया कि कवक परजीवी, परपोषी, मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब अगला कैरेक्टर, कवक यीस्ट भी क्या है? एक कवक का उदाहरण है, लेकिन यीस्ट कहां चला गया? एक कोशिकीय कवक में। ठीक है, तो वो आ गया प्रोटिस्टा में। बाकी जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। हालांकि अपन ने पहले भी बात की थी कि इनमें उत्तकों का इतना विभेदन नहीं होता, तो ये कुछ तंतुओं के रूप में, इस प्रकार से नलिकाकार तंतुओं के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। अब देखिए, अगर इस प्रकार की एक सीधी नलिका है और इसमें बहुत सारे क्या हो गए? केंद्रक। ठीक है, तो इस प्रकार के कवक को क्या कहेंगे? संकोशिकी या संकोशिकी कवक तंतु। अर्थात जब कवक तंतु बहुकेंद्र की अवस्था में पाया जाता है तो उसे संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अब अगर इसमें पट बन जाए, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाए स्थान स्थान पर प्रत्येक केंद्रक के पास, तो इसे पट कवक कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कवक तंतु जो है वो खूब सारे कवक तंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो एक अलग प्रश्न बनता है अपना, कवक जाल। यानी कवक तंतु मिलकर क्या करते हैं? कवक जाल का निर्माण करते हैं। और यह कवक जाल जो है, कवक तंतु मिलकर क्या करते हैं? कवक जाल का निर्माण करते हैं। और यह कवक जाल पट्टीय हो सकता है या अपट्टीय। जैसे मान लीजिए इसमें पट का निर्माण नहीं हुआ, तो कवक जाल पट्टीय या अपट्टीय प्रकार का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में कवकों के अंदर जो दो प्रकार के जनन है, और दो को हम तीन जनरली कह देते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण लक्षण कवकों का याद रखिए, इनकी जो मुख्य प्रावस्था होती है वो अगले पार्ट में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अभी आप केवल इतना याद रख लीजिए कि इनकी जो मुख्य प्रावस्था होती है वो होती है युग्मकोद्भिद। क्या होती है? युग्मकोद्भिद, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। अपनी मुख्य प्रावस्था क्या है? द्विगुणित है। इसके बारे में अपन बाद में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखिए कि ये एन है। ठीक है, युग्मकोद्भिद इनकी मुख्य प्रावस्था होती है। तो अब एक जनन होता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है? दो क्रियाएं होती है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा होता है युग्मक संलयन। ठीक है, अब चाहे युग्मक संलयन पहले हो जाए या अर्धसूत्री विभाजन पहले हो जाए या युग्मक निर्माण पहले हो जाए, तो चूंकि कवकों की मुख्य प्रावस्था क्या होती है? एन होती है, तो इनके अंदर एन और एन क्या होंगे? आपस में क्रिया करेंगे और 2n का निर्माण करेंगे। और 2n इनकी अवस्था है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर पीडी एकांतरण पाया जाता है। और बाद में पुनः अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इस एन अवस्था का निर्माण हो जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इनके अंदर द्विकेंद्रक प्रावस्था बनती है। ये होगी द्विकेंद्रक प्रावस्था। ठीक है, और दो केंद्रकों का संलयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक संलयन। ठीक है, और अगर कोशिका और कोशिका के प्रोटोप्लाज्म आपस में मिले, केवल केंद्रक नहीं मिले, तो उस क्रिया को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। वह भी कवकों में पाई जाती है, यानी जीवद्रव्य का भी क्या होता है? संलयन होता है। किसमें? कवकों में। तो अगर प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य का संलयन होता है तो उसे हम कह देंगे प्लाज्मोगेमी। एक नंबर के प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, प्लाज्मोगेमी किसे कहते हैं? मान लीजिए प्रश्न आ जाए,
तो दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना प्लाज्मोगेमी कहलाता है। इनके केंद्रकों का संलयन होना केंद्र संलयन कहलाता है। और केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित अवस्था का निर्माण होना द्विकेंद्र प्रावस्था कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कवकों के अंतर्गत कि कवकों को कवक जाल की आकारी की, यानी कवक जाल पट्टीय है या अपट्टीय है, शाखित है या अशाखित है, नलिकीय है। ठीक है, तो कवक जाल की आकारी की बीजाणु बनने, यानी कौन कौन जो इनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो ठीक है, बीजाणु बनने तथा बीजाणु जिस भित्ति के अंदर रहते हैं, जिस झिल्ली के अंदर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बीजाणु धानी। ठीक है, तो या फलन काय। तो कवक जाल को आकारी की बीजाणु बनने तथा फलन काय बनने की विधि के आधार पर निम्न चार भागों में विभाजित करते हैं: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये चार नाम आपको याद रखने। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन का अभाव होता है, इसलिए इसे अपूर्ण कवक कहते हैं। अभी तक इसके अंतर्गत लैंगिक जनन ज्ञात नहीं किया गया है। जब इसके अंदर लैंगिक जनन की खोज आ जाएगी तब इसको अपन कवकों की विशेष श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। फिलहाल इसे अपूर्ण कवक माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैंने आपको बता दिया कि इसके अंतर्गत क्या होता है? लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया अपना ड्यूटेरोमाइसिटीज, अपूर्ण कवक, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। अच्छा देखिए, जिस प्रकार अपन ने बात की थी जीवाणु की, ठीक है, जीवाणु लाभदायक भी होते हैं लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। वो रोग फैलाने का कार्य करते हैं, वायरस रोग फैलाने का कार्य करते हैं। उसी तरह कवक भी रोग फैलाने का कार्य करते हैं पादपों में और मनुष्य में। ठीक है, हाँ, लाभदायक भी होते हैं। जो अपन उसके कैरेक्टर्स के अंदर पढ़ सकते हैं कि लाइकेन जो होती है, लाइकेन किसे कहते हैं? याद रखना, आगे विस्तार पूर्वक आएगा तब बात कर लेंगे। शैवाल और कवकों के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो लाइकेन में कवक क्या है? एक महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहा है, कुछ फायदेमंद भी होते हैं। तो लेकिन ये जो अपूर्ण कवक है ये रोग फैलाने का कार्य करते हैं। फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, ये सड़ी गली लकड़ी, नम सीलन भरे आवास में ये पाए जाते हैं और इनका कवक जाल जो है वो अपट्टीय और बहुकेंद्रित यानी समकोशी प्रकार का होता है। और युग्मक जो है इनमें समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी, इनकी चर्चा मैं फिर कभी आपसे अगले वीडियो में करूंगा। समयुग्मकी युग्मक किसे कहते हैं और विषमयुग्मकी युग्मक किसे कहते हैं और असमयुग्मकी किसे कहते हैं, ये सारे इनके अंतर्गत बनते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना फाइकोमाइसिटीज। उदाहरण म्यूकर राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज, इसे थैली फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो फलन काय बनती है उस फलन काय का नाम क्या है? मतलब जिसके अंतर्गत बीजाणु संग्रहित रहते हैं, उस फलन काय का नाम है एस्कस। और इसी फलन काय के नाम के आधार पर यो अगर आगे अपन चलेंगे, बड़े स्तर के पादप पढ़ेंगे तो यूं कह सकते हैं बीजाणुधानी, यानी बीजाणुधानी जिसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहां उसको क्या कह रहे हैं अपन? फलन काय। उस फलन काय का नाम क्या है? एस्कस, और उसी के आधार पर इसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। और उस एस्कस के अंदर कोनिडिया नामक बीजाणु का निर्माण होता है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एस्कोमाइसिटीज में किस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है? तो कोनिडिया प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण इनमें होता है और ये कोनिडियम धर एस्कस के ऊपर इनका निर्माण होता है। ये मृतोपजीवी समलरागी प्रकार के भी कवक होते हैं। उदाहरण एस्परजिलस क्लेवीपस। और एक और इसका उदाहरण आता है जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, वो उदाहरण किसका है? एस्कोमाइसिटीज का ही, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के अंतर्गत आनुवांशिक संबंधित प्रयोग किए गए थे। इसकी अपन चर्चा फिर कभी करेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज नेक्स्ट और लास्ट, मान लीजिए लास्ट वैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज है लेकिन इसकी चर्चा अपन कर चुके। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिलस अपन ने बात की थी, आप लोगों को याद हो तो जीवाणु की। बेसिलस जीवाणु यानी वो किस प्रकार के होते हैं? छड़ाकार। तो उसी के आधार पर छड़ाकार या दंडाकार इन कवकों का आकार जो है वो मुग्दराकार का होता है। और ये अधिकतर
रोग फैलाने का काम करते हैं। कवक जाल इनका साखी और पट्टिया होता है, प्लाज्मोगेमी इनमें पाई जाती है, ठीक है। और इनमें बेसिडियम प्रकार के बीजाणु बनते हैं। उदाहरण आप लोगों के सामने मैंने लिखे हुए हैं, अगेरिकस अस्टिलेगो पक्सिनिया। तो ये आज का अपना टॉपिक कवक यहाँ पूरा होता है। कल अपन चर्चा करेंगे विटेकर के अगले जगत की, जो कि है प्लांटी। धन्यवाद।